Hello students, I welcome you to today's session of learning where we will learn some of the aspect of power. Okay, as of now we have learned about work done. ठीक है, वर्क डन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, और जैसे हम लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन भी कवर किया था वर्क डन का. ठीक है, and we have also learned about how a work done can be positive, it can be negative, and how it can be zero also. Okay, so these are the things which we have already done in our previous lectures. Okay, so this is your second chapter, and this power is the most important topic of your chapter. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर. ठीक है, हम लास्ट क्लास में एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था. दैट मीन्स एनर्जी कैन बी ऑफ मैनी टाइप. ठीक है, एंड इट्स एस यूनिट इज ऑल्सो वर्क जूल, which is the same as that of work done. Okay, and like potential energy, like kinetic energies. ठीक है, and different situation how energy interconversion of energy can take place. ठीक है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ही पढ़ा होगा. दैट मीन्स कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, वो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम और भी आइडिया आपको देंगे. ठीक है, हमारे अपकमिंग लेक्चर्स वगैरह में. ठीक है, सो मोरलेस इसका मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लाइक इफ अ फैन इज रिवॉल्विंग, ठीक, रोटेटिंग. ठीक है, फैन रोटेट क्यों होता है? दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड प्लस कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में भी लॉस हो रहा है. ठीक है, व्हेन अ फैन इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग. ठीक है, सो कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो रहा है, कुछ एनर्जी साउंड में निकल रहा है. ठीक है, सो एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, सो इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द योर न्यू टॉपिक दैट इज पावर. ठीक है, ऑल्दो पावर आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पावर आपके और भी क्या कहते हैं जो कमिंग क्लासेस में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करवाएंगे. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है, वहाँ पे भी आप पावर के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे हम. ठीक है, और आप थोड़ा सा आइडिया भी होगा आपको पावर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड. राइट नाउ आई विल डिस्कस इन मैकेनिक्स हाउ अ पावर will be there in mechanics. Like power, if I'll define it, it is called rate of doing work. ठीक है, or you can say power is called work done per unit time. So it is the ratio of work done on the system or work done by the system per unit time. Suppose करो ये मैं एक सिस्टम लेता हूँ. ठीक है, ये सिस्टम ले लिया आपने, मैंने कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम ले लिया. इस पे इधर वर्क हो सकता है या तो ये खुद से वर्क कर सकता है. ठीक है, सो कुछ भी हो, बट ये वर्क हो रहा है या तो इस पे वर्क डन हो रहा है या ये खुद से वर्क डन करेगा. ठीक है, तो कितना भी वर्क डन, चलो सपोज करो ही इज डूइंग द वर्क. ठीक है, इफ ही हैज डन W जूल ऑफ वर्क ही हैज डन इन T टाइम, तो पावर वुड बी इक्वल टू न्यूमेरिकली इट इज अ वर्क डन और स्पेंट बाय अ body per unit time. So that means कि work done by this particular body per unit time is called as power of this particular body. तो that means हमें पता है work done क्या होता है, force into displacement. ठीक है, तो work done multiplication इसका है force into displacement. इसका एक्सप्रेशन आप इस पे रखिए, F into S divided by time. ठीक है, so this is the expression for power you will get. And what is S by T? That means displacement, that is in the direction of force per unit time. What is it? Displacement per unit time is your average speed. ठीक है, सपोज करो इस ब्लॉक पे F फोर्स लगता है. ठीक है, फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, F फोर्स लग रहा है. ठीक है, और ये आगे डिस्प्लेस होता है S, फोर्स की वजह से आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ S, और कितना टाइम लगा T. ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है. डिस्टेंस कितना है S, और कितने टाइम में गया है ये T टाइम में. सो दिस वुड बी योर एवरेज स्पीड. ठीक है, सो तो पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय V. फोर्स आपने अप्लाई किया था F. ठीक है, F न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई किया था. ठीक है, और इन डायरेक्टली यू कैन से इट इज वर्क डन पर यूनिट
टाइम। तो आपको याद रखना है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन विल कम इन योर लेटर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। और अभी वहाँ पे भी सेम ही है, बट आप इन मोरलेस वहाँ वर्क डन आपका इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैकेनिकल वर्क डन चल रहा है, ठीक है, मैकेनिक्स में वर्क डन चल रहा है आपका। सो अगर बॉडी, कोई भी बॉडी v वेलोसिटी से अगर कंटिन्यूसली मूव करता है, उस पर कंटिन्यूस फोर्स आपने F लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसका पावर कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, F इंटू एस एक और टर्म होता है कॉस थीटा, इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो एक और हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, पावर इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये देखो, एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। Also in the vector form it is called as P is equal to F into S into cos theta. तो that means कि F into S into cos theta के बराबर होगा, ठीक है। So इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वर्क डन का, F S cos theta then per unit time, ठीक है, क्योंकि cos theta एक और एडअप हो जाता है इसमें वेक्टोरियल फॉर्म में। F into V, S by T कितना होता है एवरेज स्पीड, तो F S cos theta। और इसी होल टर्म को इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। एक बॉडी अगर v वेलोसिटी से आगे जाता है, इस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगता है, ठीक है, इसका पावर कितना होगा भाई, F इंटू वी, ठीक है। और फोर्स और थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, स्पीड भी इधर ही है, ठीक है, फोर्स की स्पीड भी इधर ही है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो प्रेशर इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये वाला एक्सप्रेशन बहुत याद रखना है, ठीक है। सो ये चीज़ एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे तो और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो विल मूव ऑन। देखिए, दीज आर द यूनिट्स ऑफ, नाउ विल डिस्कस द यूनिट्स ऑफ पावर। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना होता है, सपोज करो 1 जूल वर्क डन होता है 1 सेकंड में, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी 1 जूल वर्क डन करता है 1 सेकंड में, तो पावर कितना हो गया उसका, दैट पावर इज कॉल्ड एज 1 वॉट, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल W, ठीक है। लाइकवाइज पावर कैन ऑल्सो बी इन किलो वाट। किलो कितना होता है 1000 वाट, ठीक है, बट एसआई यूनिट इज वॉट, ये याद रखना है आपको, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। देखो, हाउ इट कैन बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, अभी देख लेते हैं हम मैकेनिक्स में कैसे 1 जूल कैसे वर्क डन होगा। सपोज करो किसी बॉडी पे, ठीक है, फोर्स लगता है 1 न्यूटन का, ठीक है, और वो ये 1 मीटर जाता है, तो वर्क डन कितना हो गया भाई 1 जूल। दीज थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इस पे वर्क डन हुआ 1 जूल, ठीक है। 1 मीटर गया ये, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स लगाया आपने और ये आगे 1 मीटर गया, तो वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मीटर जाने में 1 सेकंड लगा, तो पावर होगा 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 1 जूल एनर्जी स्पेंड कर रहा है, ठीक है, या इस पे 1 जूल एनर्जी लग रहा है इस पे, ठीक है। हर एक सेकंड में 1 जूल का एनर्जी इस पे स्पेंड हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत रिमेंबर करने की बात है। इफ आई से व्हाट इज 1 वॉट, 1 वॉट का मतलब होता है हर एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी स्पेंड हो रहा है, या तो सिस्टम पे स्पेंड हो रहा है या सिस्टम वर्क डन कर रहा है हर एक जूल में, ठीक है। इफ आई से 5 वॉट, व्हाट डज इट मीन, 5 वॉट का मतलब होता है कि 5 जूल बाय 1 सेकेंड। 5 वॉट मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, वॉट कितना होता है जूल बाय सेकेंड, तो 5 जूल बाय 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 5 जूल एनर्जी स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ऑफ पावर। इट इज, हमें पता है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग, तो अर्ग बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 अर्ग वर्क डन होगा, दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ पावर, ओके। एंड व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन देम, देखो रिलेशनशिप बिटवीन देम, 1 वॉट इज 1 बाय जूल बाय 1 सेकेंड, 1 जूल कितना होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है, तो 1 अर्ग बाय 1 सेकेंड, दिस इज 10⁻7 अर्ग बाय 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 वॉट एंड सीजीएस यूनिट, ठीक है। दिस इज इट सीजीएस यूनिट एंड दिस इज द एसआई यूनिट, ओके।
So now the horsepower is also one of the unit of or you can say the bigger unit of power is horsepower. ठीक है, like a मोटर आपने देखा होगा, मोटर इतने हॉर्स पावर का है, 5 हॉर्स पावर का, 2 हॉर्स पावर का. व्हाट डज इट मीन? हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि जो मोटर है 1 सेकंड में 746 जूल वर्क डन कर रहा है. दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट अ मोटर ओनली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो आपके घरों में है, जो वर्क डन करता है, ठीक है, वो क्या काम करता है उसका? अगर मान लो 1 हॉर्स पावर का आपने वो लिया है, मोटर लिया है, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल्सो. इसका मतलब 746 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, हर एक सेकंड में. ठीक है, तो वो 746 वॉट मीन्स 746 जूल पर सेकेंड. तो दैट मीन्स इन ईच सेकेंड योर मोटर इज डूइंग अ वर्क ऑफ 746 जूल. ठीक है, तो दैट मीन्स कि इट इज कन्वर्टिंग 746 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वर्क डन. ठीक है, एज वेल एज वर्क कैन बी डन इन ऑर्डर टू या तो आप क्या कहते हैं मोटर क्या कहते हैं पानी को डिफरेंट लेवल्स पे क्या कहते हैं फ्लोर्स पे ले जाने के लिए वर्क डन करेगा. ठीक है, हर एक सेकंड में 746 जूल वर्क डन करेगा. प्लस कुछ फॉर्म ऑफ द एनर्जी उसमें भी वेस्ट होता है आपका साउंड में. ठीक है, एंड हीट में भी थोड़ा सा वेस्ट होगा. ठीक है, सो the entirely 746 joule of energy electrical energy is being consumed per second by your motor. ठीक है, सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नॉट ओनली इन मोटर, बाकी और भी जितने डिवाइसेस, अगर 746 जूल 746 वॉट का मतलब ही होता है 746 जूल एनर्जी कोई भी डिवाइस कंज्यूम करता है 1 सेकंड के अंदर. तो 2 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो? 2 इंटू 746. 3 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो? 3 इंटू 746. तो लाइकवाइज इजीली आप पावर के बारे में ये सब चीज़ें समझ सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज नॉट द टफ थिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. ठीक है, बहुत इजी है. ठीक है, थोड़ा सा आपको डे टू डे लाइफ में इसको रिलेट करना आना चाहिए. ठीक है, डे टू डे लाइफ में रिलेट कर लोगे तो सारी चीज़ आसान हो जाएंगी. ठीक है, एंड थोड़े जितने भी आपको बी केयरफुल अबाउट द CGS यूनिट एंड SI यूनिट सिस्टम. ठीक है, CGS को SI में, SI को CGS में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए. ठीक है, एंड सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं एंड डिराइव्ड यूनिट्स हैं सबके आपको SI यूनिट एंड CGS यूनिट्स वगैरह एंड विद फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कराए थे उसमें है. ठीक है, आपको ऑलरेडी हम एक स्लाइड दिया था, आपका एक PDF फॉर्म में आपको जो स्लाइड प्रोवाइड कराया है उसमें आप इजीली देख सकते हो फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. ओके, देखो, a force of 50 Newton is required to pull up a body of 2 kg through a distance of 5 meter along an inclined plane. inclined plane क्या होता है भाई? देखो, inclined plane is like this. ठीक है, कुछ ऐसे स्लांट होगा. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, inclined plane है, ये इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से सपोज करो 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पे आपने ब्लॉक रख दिया है. ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, तो इसको पुल भी कर सकते हो ब्लॉक को. ठीक है, खींच भी सकते हो. सो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन इज, देखो अब इंक्लाइन प्लेन कैसे बनेगा? अब ये हॉरिजॉन्टली है, ये सपोज करो एक आपका फ्लैट सरफेस है. ठीक है, वो उसको आप एट सर्टेन एंगल लेके जाओ. ठीक है, सपोज 30 डिग्री आपने, ये दिस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज दिस पर्टिकुलर फ्लैट पोर्शन, इट इज़ 30 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लॉक रख दो. ठीक है, ब्लॉक को ऊपर ले जा सकते हो, खींच सकते हो, फोर्स लगाओगे इट विल मूव अप. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन you need to find out, calculate the work done by the force in pulling the body. Work done by force, you have applying a force of 50 Newton. आप 50 न्यूटन अप्लाई करते हो और कितना डिस्प्लेस होना है, कितना ऊपर लेके जाना है स्लांट में? 5 मीटर लेके जाना है. तो वर्क डन कितना होगा भाई? 15 इंटू 5 दैट इज 75 जूल. ये तो बहुत आसान है. ब्लॉक को 50 न्यूटन से खींचा, इसी डायरेक्शन में, ब्लॉक की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 न्यूटन का. ठीक है, नाउ सेकंड देखो, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी. ग्रेविटी कितना लग रहा है? mg. ठीक है, फोर्स कितना होता है? mg. ठीक है, एंड मास कितना है इसका? मास इज 2 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, तो यू विल गेट 19.6 न्यूटन.
और जो आपका थर्ड पोर्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल्दो ये पोर्शन में जो आपका इंक्लाइन प्लेन और भी आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है, तब उस टाइम भी आप कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने के लिए मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। दैट इज कि अगर ये फोर्स कंटिन्यूसली, देखो वेट नीचे लग रहा है हमेशा, ठीक है। अब इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये है, अभी इनिशियल ये था और ये फाइनल पोजीशन है, तो वेट के डायरेक्शन में कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है BC, वेट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है BC, ठीक है। और वेट कितना वर्क डन करेगा, ऑल्दो वर्क डन बाय वेट मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि वेट हमेशा नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है इसका, तो वेट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा BC, ठीक है। BC कितना होता है, अगर ये 5 होगा, इफ इट इज 5 मीटर, सो इसका ये कंपोनेंट कितना होता है, AC कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज आपको रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर पता होना चाहिए। देखो ये अगर 5 मीटर है तो इसका अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो ये अगर 5 मीटर है तो ये पोर्शन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये इफ इट इज थीटा एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट इसका कॉस कंपोनेंट हो जाता है, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 cos 30 डिग्री, ठीक है, एंड cos 30 डिग्री इज √3/2, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 का, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री, ये 5 cos 30 डिग्री और ये 5 sin 30 डिग्री। अगर ये F है, F न्यूटन फोर्स है, तो ये F cos 30 डिग्री और ये F sin 30 डिग्री। लाइकवाइज अगर ये L है तो ये L cos 30 डिग्री, ये L sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये BC कितना हो जाएगा L sin 30 डिग्री, दैट मीन्स 5 into sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है हाफ, तो you'll get 5/2, BC की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। तो वेट बाय वर्क डन बाय दिस वेट वुड बी इक्वल टू M इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो फोर्स कितना लग रहा है mg 19.6, डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इज BC विच इज 5 sin 30 डिग्री, 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यू विल गेट 5 sin 30 डिग्री 5/2, ठीक है, sin 30 डिग्री हाफ होता है, तो 5 हाफ, ठीक है, तो यू विल गेट 49 जूल, ठीक है। So you can easily find out what is the work done, and it has to be negative because weight is always acting downward. In the direction of weight, it has done a work done of -49 joule, not +49 joule. ये मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है। तो आपने कितना वर्क डन किया है, आपने ऊपर खींचने के लिए इतना ही प्लस किया होगा, ठीक है, ऑल्दो वेट नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ठीक है। नोट डाउन कि जो ये वाला वेट है 75 न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस, द डिफरेंस इन द वेट इज W - W, दैट इज दोनों में डिफरेंस कितना है वो भी पूछा है, ठीक है। फॉर द वर्क डन अगेंस्ट द ड्यू टू ग्रेविटी, एंड चलो ठीक है इतना ही है, एंड डिफरेंस कितना है इन दोनों में 75 - 49, तो दिस इज द डिफरेंस। एक्चुअली 16 जूल इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो थोड़ा हम फ्रिक्शन के बारे में भी थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे कि अगर इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जा रहा है ये, तो इसमें फ्रिक्शन भी बैकवर्ड लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी कुछ वर्क डन कर रहा होगा, दैट इज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर फोर्स, वो फ्रिक्शन भी वर्क डन कर रहा होगा। तो अभी टोटल फोर्स तो इतना है, ठीक है, 75 जूल आपने वर्क डन किया है, ठीक है, उसमें स्पेंड हो गया कुछ वर्क डन कितने, किसमें, ग्रेविटी में, ग्रेविटी को ओवरकम करने में, और बाकी जो लॉस हुआ होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल वर्क डन, ठीक है। सो वो ही आपका 16 जूल वर्क डन होता है। एक्चुअल 16 जूल इज द वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टोटल आपने इतना वर्क डन किया था एक्सटर्नली, उसमें से कितना स्पेंड हो गया 49 ग्रेविटी को ओवरकम करने में, ठीक है, और बाकी जो 16 जूल है किसमें स्पेंड हो गया होगा, फ्रिक्शनल वर्क डन में, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 16 जूल, इससे भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। So now let us discuss one more numerical. Calculate the power of an engine required to lift 10⁵ kg of coal per hour from a mine 360 meter deep. जी की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये भी आपको न्यूमेरिकल कर सकते हो। जैसे ही आपने देखा, ठीक है, यू कैन इजीली पेन और कॉपी अपने पास रखा करो, इजीली जल्दी से नोट डाउन करने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने न्यूमेरिकल देखा सीधा करना स्टार्ट कर दो, ओके। So now we'll discuss the solution of this particular question. So let us move on to the solution.
कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10⁵ kg ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम द माइन 360 मीटर डीप। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन, एक इंजन है, ठीक है, या एक कोई डिवाइस है, वो क्या करता है, हर एक घंटे में कोल माइन है 360 मान लो एक कोल माइन है, वो 360 मीटर डीप है, वहां से आपको कोयला निकाल के लेके आना है ऊपर, ठीक है। तो सपोज करो दिस इज 360 मीटर डीप, यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने मोटर रखा हुआ है जो कि इसको लिफ्ट करेगा, ठीक है। तो 360 मीटर हाइट से नीचे डेप्थ से इसको ऊपर लेके आना है ना, ठीक है, कोयले को। तो हर एक घंटे में वो कितना लेके आ रहा है कोयला, 10⁵ kg, ठीक है। तो ये कितना इसका पावर होगा आपको निकालना है दिस इंजन का। तो हर एक घंटे में वो इतना 10⁵ kg कोल को लेके आ रहा है, कितना मीटर ऊपर, 360 मीटर ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन कितना कर रहा होगा वो, mg/h, जितना हाइट से लेके आ रहा है वेट। मान लो मैं कितना वर्क डन, अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, अपना वर्क डन निकालना है, सपोज करो इसका मास m है, ठीक है, और mg फोर्स से नीचे जाना चाह रहा था, मैंने इसको होल्ड करने के लिए मेरे को अपवर्ड फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, वही सेम mg के बराबर, और इसको मैं h हाइट पे लेके जाता हूँ। तो वर्क डन बाय मी इज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन mg विच इज इक्वल टू वेट। तो mg की फोर्स से मैं इसको ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, और कितने हाइट तक लेके गया हूँ मैं, h हाइट तक। तो मैंने कितना वर्क डन किया, m/g फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, mg ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, और कितना ऊपर जा रहा है, h हाइट, तो mgh, ठीक है। तो मैंने कितना फोर्स डन किया, तो लाइकवाइज आपका जो डिवाइस भी है, जो आपका इंजन है, वो भी वर्क डन करेगा, ठीक है। एक घंटे में कितना वर्क डन करेगा वो निकालना है, एक घंटे में इतना मास को कहाँ तक, कितने हाइट तक लेके आना है उसको, इतना। तो वर्क डन बाय इंजन कितना होगा, m/g/h, ठीक है, मास इतना लेके आना है, कितने हाइट पे लेके आना है, इतना, ठीक है, ठीक है, m/g/h, and g is 10 meter per second square. Okay, so you can see the in this particular slide weight is mg * height, which is work done is mg * height, ठीक है, mgh। तो पावर कितना होगा, वेट वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर ऑफ इंजन, वर्क डन कितना किया, m/g/h, कितना टाइम लगा, एक घंटा, एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स, ठीक है। मास इज 10⁵, g इज 10, height is 360 meter. Solving these you will get 10⁵. What is the power of this engine, which is also called 100 किलोवाट के बराबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किलो that is 10⁻³ watt, so you will get 100 kilowatt of which is the power of this particular engine, ठीक है। So now let us move on to your new numerical. As you can see, an electric motor of power 100 watt is used to drive the steerer in a water bath. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in steering the water, ठीक है, calculate the work done on the water in 1 minute. देखो पहले केस में क्या हो रहा था, इंजन जो वर्क डन कर रहा था 100% जो भी वर्क डन कर रहा था, ठीक है, वो जो वर्क डन कर रहा था इंजन, वो टोटल उसकी एफिशिएंसी 100% थी। तो जितना भी वो वर्क डन कर रहा था, सारा का सारा वर्क डन कोयले को ऊपर लाने में कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक मोटर लगाया है आपने, ठीक है, वो पानी को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, पानी को नीचे से किसी हाइट से ऊपर लेके जाना है पानी को, ठीक है। तो पावर कितना है मोटर का दे रखा 100 वाट, ठीक है, और is used to drive the steerer in the water bath. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in steering the water, सिर्फ इसका 50% ही एनर्जी वो सप्लाई करता है वाटर को ऊपर लाने में। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन स्टीयरिंग इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना वर्क डन करेगा ये, ठीक है। देखो एज यू कैन सी पावर कितना है इसका 100 वाट, टाइम एक मिनट में निकालना है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। पावर यूज इन स्टीयरिंग द वाटर, ठीक है। तो 100 वाट का कितना यूज कर सकते हो आप, आधा ही यूज कर पाएगा, क्योंकि 100 वाट का मतलब एक सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी स्पेंड करता है ना, एक सेकंड में वो 100 जूल स्पेंड करता है मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब वर्क डन में। उसमें से भी 50% ही वर्क डन, जो 50% लॉस हो जाता है, 50% जो बचा हुआ एनर्जी है वह उसी से आप वाटर को ऊपर लेके आओगे। तो दैट मीन्स कि हर एक सेकंड में कितना एनर्जी सिर्फ वाटर को ऊपर लाने में हो रहा है, सिर्फ 50 वाट, क्योंकि हाफ एनर्जी तो वेस्ट हो गया होगा। दैट मीन्स 50 जूल, हर एक सेकंड में 50 जूल ही एनर्जी वाटर को ऊपर लेके आने में
कर रहा होगा, ठीक है, बाकी 50% वेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स क्या, एफिशिएंसी ऑफ द दिस मोटर इज 50%। ओके, तो 50% ही इसको लेके इतना ही इसका पावर हो पाएगा, ठीक है, पानी को ऊपर लेके आने में। सो द वर्क डन ऑन वाटर इज, हमें पता है वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है, टाइम कितना देर का, 60 सेकेंड, ठीक है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो यू विल गेट वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, 50 वाट इंटू 60 यू विल गेट 3000 जूल ऑफ एनर्जी। तो इतना जूल एनर्जी स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है, 1 मिनट में, ताकि पानी को ऊपर लेके आए, ठीक है। और ऑल्दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा होगा, इसका डबल ही हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज आधा एनर्जी आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ओनली 50% ही इस इंजन का या इस मोटर का एफिशिएंसी है, नॉट इंजन, मोटर की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिकल मोटर की, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन इजीली डू द न्यूमेरिकल्स एंड द न्यूमेरिकल्स आर वेरी मच ईजियर। सपोज करो कि इसका एफिशिएंसी ऑफ द दिस मोटर इज 80%, ठीक है, तो 80% इसका एफिशिएंसी है, तो दैट मीन्स कि वो 20% लॉस हो गया, ठीक है, 20% लॉस हो गया, ठीक है। सो 80% ही वो कंज्यूम कर रहा है पानी को ऊपर लाने में। तो यहाँ पे 80% होता तो क्या करते हैं आप, यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाता आपका कितना, 80 वाट, ठीक है, एफिशिएंसी और ज़्यादा है, 80% है, तो 20% का ही लॉस हो, तो यहाँ होगा 80, दैन फिर 80 इंटू 60, ठीक है, तो यू विल गेट मोर एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी लगा पाता वो पानी को ऊपर लिफ्ट करने में, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, so this is all about today's session, where you have learned the numerical quotient or different power problems that you can face in your textbook question, as well as you can you can easily do the numerical quotient which will come in your competitive exams also, ठीक है। By seeing all these things, the formulas as well as the different numerical setup you can do, and you can easily solve some of the competitive questions also, ठीक है। at the same time आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें competitive questions वगैरह के लिए भी, ठीक है। so this is all about numerical quotient and power, ठीक है, and we'll also discuss this power in your current electricity chapter, ठीक है। so as of now आपको पावर के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ में रिवीजन करते रहें। द रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप जितना या न्यूमेरिकल बेस्ड रिवीजन यू कैन डू, आप न्यूमेरिकल भी साथ साथ जो न्यूमेरिकल करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसका साथ साथ में आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ में आप क्या करोगे, साथ साथ में या तो आपके बुक्स में आप थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते रहो, ठीक है। सो लाइकवाइज न्यूमेरिकल बेस्ड रिवीजन करोगे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। विद दिस विल एंड अप today's session. I hope you like this video. Thank you.